Hello everyone, welcome to Chemism. So this is the lecture number 4 of electrochemistry. इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के. आई होप ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पहले के तीनों लेक्चर्स देख के आए हो. तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट सेल, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में. तो अभी हम क्लास शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ. तो सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत इजी है, इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा, बट बस मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आप किस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है. तो ये क्वेश्चन कहता है, कैन वी स्टोर CuSO4 copper sulfate in a zinc pot. क्वेश्चन क्या कहता कि क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में स्टोर कर सकते हैं. तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे अप्रोच करोगे इसको. देखो, स्टोर कर पाने का क्या मतलब है. स्टोर कर पाने का सीधा सा ये मतलब होता है कि आप अगर किसी वेसल में कुछ रख रहे हो तो वो स्टोर करने के बाद कोई रिएक्शन ना हो वहां पे, और जो चीज हमने रखी है वो एज इट इज हमें मिल जाए आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सपोज किसी कंटेनर में कुछ रखा, हमें चाहिए था CuSO4, बट हमने इसे ऐसे कंटेनर में रख दिया जहाँ पे कुछ रिएक्शन हो सकती है, तो हमें तो कुछ और ही मिल जाएगा. जब हम वापस निकालेंगे तो हमें CuSO4 मिलेगा ही नहीं. तो स्टोर करने का मतलब होता है कि सब्सटेंस एज इट इज रहना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. अब हम देखेंगे कि अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में रखते हैं तो कौन सी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है. तो देखो, CuSO4 प्लस जिंक में क्या रिएक्शन हो सकती है. Cu सॉलिड बनता था प्लस ZnSO4. ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ये वाला रिएक्शन हम बहुत बार देख चुके हैं. दिस इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल. ठीक है. हाँ, एक और चीज है, मुझे आपको करेक्ट कराना था. लास्ट वीडियो में आई गेस मैंने ऐसा कुछ लिखा है, गैल्वेनिक सेल स्लैश डैनियल सेल, है ना. मैंने ऐसा कुछ लिखा. तो यहाँ पे आप एक बात पॉइंट आउट करो कि जो डैनियल सेल होता है ना, ये गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल होता है. ठीक है. तो ये वाली चीज आप ठीक कर लेना कि गैल्वेनिक सेल के पास से आप इसको हटाओगे, और डैनियल सेल क्या होता है, ये वो जस्ट एक एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का. डैनियल सेल बेसिकली इसको बोलते हैं. डैनियल सेल, ये वाला जो सेटअप होता है हमारा, Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस एक्वस, Cu सॉलिड, इसको हम बोलते हैं क्या, डैनियल सेल, है ना. और ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये यही रिएक्शन होती है डैनियल सेल की. तो ये वाली चीज आप याद रखोगे कि डैनियल सेल क्या है, एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का. ओके, अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो ये वाली रिएक्शन होगी. अब क्या है कि Cu यहाँ पे था +2 में, Cu यहाँ पे था 0 में, Zn यहाँ पे था 0 में, Zn यहाँ पे था +2 में. तो Cu2 प्लस से Cu 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, +2 से 0, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन. तो Cu2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस्ड. Zn 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब Zn वाला एनोड पे रहने वाला है, Cu वाला कैथोड पे रहने वाला है, राइट. तो अगर मैं इंडिविजुअल रिएक्शन लिखूं, ये वाला हम बहुत बार कर चुके हैं, बट स्टिल मैं करके दिखाती हूँ ताकि आप भी कर पाओ, है ना. Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होने वाला है, Cu2 प्लस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu. ये दोनों रिएक्शन होने वाली है. ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस सेल के लिए हम ई नॉट सेल अगर निकालना चाहें तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो मैंने आपको बोला था कि ई नॉट, लास्ट क्लास में हमने ये वाली वैल्यू देखी थी कि जो ई नॉट Zn2 प्लस होता है ये होता है 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu होता है 0.34 वोल्ट। सबसे पहली चीज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि आप जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे पहले कि जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फर्स्टली वी नीड टू कन्वर्ट दैट टू रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यूपैक के अकॉर्डिंग हमने ये कन्वेंशन फिक्स कर दिया है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेके कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ देखेंगे Cu2 प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cu, ये तो रिडक्शन का केस है, मतलब ये है रिडक्शन पोटेंशियल, बट Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हम करके आए हैं, तो ई नॉट सेल आपका आ जाता है। हमें इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा एंड ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.34 plus 0.76 वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। मतलब जो हमने रिएक्शन लिखी वो उसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। हमने लास्ट क्लास में एक न्यू केस पढ़ा था स्पॉन्टेनिटी का कि इफ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाला है। मतलब अगर हम Zn पॉट में CuSO4 को स्टोर करेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट में से Cu को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड जिंक सल्फेट बन जाएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन अ जिंक पॉट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में मैंने क्लास एंड करने से पहले बोला था कि आप ये सोच के आना, मैंने ये बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम मेजर कर लेते हैं वोल्ट मीटर लगा के, बट अगर सिर्फ पोटेंशियल मेजर करना है तो हम नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कंप्लीट सेल कैन बी डिटरमिन्ड, है ना। हाफ सेल का डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें पूरा कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाता है, और डिफरेंस कब होगा? जब दो चीजें होंगी, है ना। इसीलिए हम जब ई नॉट सेल लेते हैं तो इसमें हम करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस, है ना। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमें डैनियल सेल के केस में इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो वैल्यूज मैंने आपको दी, ये दोनों वैल्यूज हमें पता थी। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमने ई नॉट सेल निकाल दिया, बट ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई? ये भी तो हमें निकालना पड़ा होगा ना कहीं से। हमें कैसे पता चला कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 होता है या कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है? ये हमें कैसे पता चला, है ना। तो अब हम देखेंगे हाउ कैन वी डिटरमिन, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हाउ कैन वी डिटरमिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of half cell can be measured or determined by making use of reference electrode।
राइट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, अब ये देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दे आर असाइंड a certain value of a certain value of electrode potential electrode potential and is coupled with and is coupled with the half shell whose electrode potential whose electrode potential is to be determined. ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हमने सर्टेन वैल्यू असाइन कर दी है और उनको हम कपल करा देते हैं हाफ सेल के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना हो। आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कुछ चीजों पे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे असाइंड। ठीक है, असाइंड वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होते, ये भी हाफ सेल्स ही होते हैं। दे आर ऑल्सो बेसिकली हाफ सेल। तो मैंने बोला कि हाफ सेल का हम निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हाफ सेल का नहीं निकाल सकते तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कैसे निकाल लिया। सो द पॉइंट इज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते नहीं है, हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज मैंने बोला कि अगर हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हम उसके लिए ई नॉट सेल सॉरी उसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट ही यूज करेंगे। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट ही लेके चलोगे। ठीक है, तो हमने असाइन कर दिया, कैलकुलेट तो इनका भी नहीं कर सकते, बस असाइन कर दिया, एक वैल्यू फिक्स्ड कर दी। ठीक है, ओके। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हमारा फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी तक तो सबको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, मैं इतनी बार लिख चुकी हूँ। ये था हमारा फॉर्मूला। अब सपोज कोई सा भी है, सपोज ए प्लस ए है, राइट। मैंने बोला कि आपको बताना है वैल्यू ई नॉट ए प्लस ए। ये क्या है, एक हाफ सेल का पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज बीइंग आस्क्ड, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल का ही पूछा जा रहा है। तो मैंने आपसे पूछा अगर कि इसके साथ, तो आप क्या करोगे, इसको कपल करा दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। अब आपकी मर्जी है, आप एनोड पे लेना चाहते हो कैथोड पे लेना चाहते हो। सपोज मैंने एनोड पे ले लिया। सपोज मैंने एनोड पे लिया कोई सा भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और कैथोड पे लिया मैंने गिवन हाफ सेल whose potential is to be determined whose potential is to be determined। सही है। अब एनोड पे सपोज कोई सा भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और कैथोड पे वो वाला इलेक्ट्रोड है जिसका आपको बताना है। सपोज कुछ भी ले लिया यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, हम इनको कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, ई नॉट सेल मेजर कर लेगा, क्योंकि ई नॉट सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्ट मीटर ई नॉट सेल मेजर कर लेगा। ओके, अब देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode।
ये तो हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता लगाना है। ई नॉट सेल पता लग जाएगा फ्रॉम वोल्ट मीटर, और ई नॉट एनोड हमें ऑलरेडी पता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हेंस वैल्यू इज फिक्स्ड, हेंस वैल्यू इज नोन, और ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड। ठीक है, तो हमें बेसिकली ई नॉट कैथोड चाहिए था, तो ई नॉट कैथोड क्या हो जाएगा फिर, ई नॉट सेल प्लस ई नॉट रेफरेंस। तो अब आपको समझ आ गया कि जब भी आपको किसी हाफ सेल का करना होगा तो उसको हम कपल करा देंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, जिसकी ई नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी, और फिर हम उस हाफ सेल का पोटेंशियल डिटरमिन कर सकते हैं। सही है, ओके। तो देखो, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसको बेसिकली हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पूरा लिख देती हूं मैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसके बारे में अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड and its reduction potential and its reduction potential is arbitrarily assigned as 0 volt at all temperatures. सेटअप कैसा होता है अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड consist of a platinum electrode coated with platinum black, coated with platinum black. The electrode is dipped in a acidic solution, dipped in a acidic solution having concentration of H plus, acidic solution having 1 minute, okay, having concentration of H plus ions is equals to 1 m, pure hydrogen gas, pure hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution, 1 minute, through the solution at a temperature of 298 Kelvin. यहाँ पे मार्क करेंगे एक चीज कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा था स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो रहा है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस होगा, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये सारी पॉइंट्स आप नोट कर लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू 1 मोलर,
1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। ये सब बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। सही है। अब अगर मैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेसिकली होता क्या है कि एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड क्यों होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई आपका गैशियस स्पीसीज इन्वॉल्व हो, जब आप रिएक्शन लिखो किसी हाफ सेल का, उसमें कोई मेटल नहीं आता है, तो इलेक्ट्रोड हम किसका लेते हैं? प्लैटिनम का लेते हैं। अभी हम आगे हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, उसमें आप देखोगे कि सिर्फ H2 और H प्लस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई मेटल नहीं है, इसीलिए हमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेसिकली एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम प्लैटिनम ब्लैक से कोट करते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 मोलर होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, और हम जो हाइड्रोजन गैस बबल कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस हम 1 बार प्रेशर पे बबल कराते हैं। सो दीज आर बेसिकली द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके अब सेटअप देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं एक रफ डायग्राम बना के जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ऐसा कुछ होता है, ये फिर आगे कनेक्टेड होता है, ये आपका एसिड का सॉल्यूशन होता है, ये होता है बेसिकली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ये होता है प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर। ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन, HCl होता है जनरली, और इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलर। यहाँ से हम H2 गैस बबल कराते हैं एट 1 बार, राइट। तो ऐसा दिखता है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक्ट कर सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन act as both anode and cathode, anode and cathode। आइदर आप इसको एनोड के जैसा कनेक्ट कर दो या कैथोड के जैसा, ये दोनों ही काम कर सकता है। अब यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज एनोड। जब एनोड के जैसा काम करेगा तो क्या रिएक्शन होने वाली है, और फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज कैथोड। ओके जब देखो एनोड के जैसा काम करेगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बोला अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करो तो इसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, एक H2 होता है और एक H प्लस होता है। तो आप ऑक्सीडेशन कराओ रिडक्शन कराओ, आपको इन दोनों में ही घूमना है, H2 और H प्लस को ही आप यूज करोगे। तो अब आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको छोड़ो। ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपका यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा H2 गेट्स कन्वर्टेड टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोनों ही H एटम्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे और इसमें दोनों +1 में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा फिर।
अब कैथोड पे है तो रिडक्शन होना है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के जैसा काम करवाओगे तो ये वाली रिएक्शन होने वाली है, और जब कैथोड के जैसे कनेक्ट करोगे तो ये वाली रिएक्शन होने वाली है। ओके अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या सेल रिप्रेजेंटेशन होने वाली है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो यहां पे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें भी दो चीजें आती हैं अब, एक्टिंग एज एनोड एंड एक्टिंग एज कैथोड। सही है। देखो जब एनोड के जैसे आपको फिर जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, मेटल आयन सॉल्ट ब्रिज आयन मेटल। तो अगर एनोड के जैसे काम करेगा तो उसको आप सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखोगे, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या तरीका है लिखने का, सबसे पहले मेटल लिख दो, प्लैटिनम सॉलिड, प्लैटिनम सॉलिड के बाद क्या लिखेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में क्या था, मेटल का मतलब न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकता है, तो न्यूट्रल स्पीसीज में हमारे पास है H2 गैस, H2 गैस लिख देंगे। उसके बाद आयन में हमारे पास क्या है, H प्लस है, H प्लस का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये जो H2 गैस है इसका प्रेशर है 1 atm, और ये जो H प्लस है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। मेंशन कर सकते हो आप क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नहीं भी करोगे तो अंडरस्टूड है। अब देखो अगर ये कैथोड के जैसा काम करेगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन फिर सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाली होगी, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आयन। तो आयन क्या है हमारे पास, H प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 1 मोलर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, H2 गैस, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका सॉल्ट ब्रिज और इस केस में यहाँ पे होगा सॉल्ट ब्रिज। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। इधर आपका हो जाएगा कैथोड और इधर आपका हो जाएगा एनोड। बताओ क्लियर है इतनी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराती हूँ अभी। एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू डिटरमिन, ये वाला अब आप इजीली खुद से आंसर कर सकते हो। हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। क्या है सिस्टम, Mg2 प्लस Mg। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहे हैं आपसे इस सिस्टम का, Mg2 प्लस Mg। अब आपको पता है ये क्या है, एक हाफ सेल है, हाफ सेल है, और हाफ सेल का आप नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a half cell cannot be determined, cannot be determined. Therefore, to determine the, to determine the standard, standard
electrode potential, we firstly need to couple the given electrode with रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमें कौन सा इलेक्ट्रोड आता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। so that a complete cell is formed, and then the potential difference can be measured, using voltmeter. राइट। अब हमने ये बात तो देख ली कि ये हाफ सेल का हम नहीं निकाल सकते, तो हम उसे कपल करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास एक हो गया गिवन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल निकालना है, एक हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो किसको एनोड पे ले, किसको कैथोड पे ले, है ना? ये वाली बात भी तो सोचेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल मोर एक्यूरेट क्या रहने वाला है? तो Mg क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। एंड मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स शो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। लूज इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल सकती हूँ? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना? अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, शो टेंडेंसी टू just a minute, शो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, है ना? सॉरी क्या हो रहा है ये? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब सिंस मैग्नीशियम एक मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दिखाएगा। मतलब मैग्नीशियम को अगर मैं एनोड पे लगाऊं, मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊं तो मोर एप्रोप्रिएट होगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो एनोड कैथोड कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो हमारा सेल सेटअप कुछ ऐसे रहने वाला है कि हमने एनोड पे ले लिया Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 मोलर, और इसमें एक Mg रॉड डिप करा दिया। अब मैंने Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1m क्यों लिया? क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जहां भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है तो वहां पे हम आयन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर लेके चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, जैसा भी ये दिखता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे लगा दिया वोल्टमीटर। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? एनोड पे होने वाला है Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे लगाया है हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मतलब रिडक्शन होने वाला है। तो रिडक्शन वाला जो हम रिएक्शन देख के आए थे ऊपर, वो वाला लिखेंगे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, राइट?
तो हमने देख लिया सेल सेटअप कैसे होगा, फिर हमने ये भी देख लिया। अब ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड वाला लिखेंगे पहले, तो H प्लस H2, ठीक है, माइनस ई नॉट Mg2 प्लस Mg। अब ये बात आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि मैंने Mg2 प्लस Mg क्यों लिखा, Mg ये क्यों नहीं लिखा, ई नॉट Mg2 प्लस। तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखाता है, बट हम फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे Mg2 प्लस Mg और H प्लस H2, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। ये वाली वैल्यू आ जाएगी वोल्ट मीटर से, ये वाली वैल्यू हमें पता है 0 वोल्ट, तो हम इजिली निकाल पाएंगे। देयरफॉर ई नॉट Mg2 प्लस Mg इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है। तो हमने निकाल लिया जो हमें पूछा था, क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है अगर मैग्नीशियम का, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहने वाला है, तो हमने वो निकाल लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके। अब आप बहुत इजीली इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, खुद से लिखो सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनोड पे है Mg, तो सबसे पहले लिखेंगे Mg सॉलिड, फिर सबसे पहले लिखेंगे Mg सॉलिड, फिर लिखेंगे Mg2 प्लस एक्वस, फिर लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखेंगे H प्लस, देन H2 गैस, देन Pt सॉलिड। क्लियर है, ये रहने वाला है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से रिवाइज करो जितना भी कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग।